12:43 से पहले बच्ची की दादी और नानी ये वहाँ 2 चक्कर लगाते हैं। ये अरसलान से भी मिलते हैं और कहा यह जाता है कि अरसलान बड़े रूड तरीके से उनसे बात करता है और कहता है जी बच्ची यहाँ नहीं आई। ऐसे तो साहब ऊपर जाते हैं, बच्ची के वालिद और चचा साथ हैं, तो उन्हें एक छोटा सा निशान मिलता है ब्लड का। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो वॉशरूम है वो उसमें चले जाते हैं। अब जो ही जाली हटाते हैं नाजरीन, तो नीचे वो देखते हैं कि चुप पड़ी हुई है और चुप के साथ 50 रुपए का नोट पड़ा हुआ है। अब वो जो चुप थी वो वही थी जिसके साथ उसने उस बच्ची को करने की कोशिश की और वो अटेम्प्ट करता है कि बच्ची के साथ। बच्ची को पहले समझ नहीं आती, फिर वो चीखती है तो वो जालिम उसका सर पकड़ के दीवार के साथ पटकता है और बच्ची बेहोश हो जाती है। बच्ची की मिलती है तो फिर मुश्तिल हजूम जो है वो हमलावर हो जाता है उस दुकान पे, हनीफ करियाना शॉप है, और वहाँ फिर उसका सामान लूट लिया जाता है और उसको आग लगाने की कोशिश भी की जाती है। उससे वो सामान उठा उठा के नीचे फेंक रहे हैं, बादाम फेंक रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें जो कि नीचे खड़े हुए लोग लूट रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरगोदा की मुंतहा ज़हरा केस, बहुत सी बातें हो रही हैं इस वक्त। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स पे बाकायदा इस पर डिस्कशन हुई, मैं देख रहा था कि इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको हाईलाइट किया गया। और फिर पता है आपको सोशल मीडिया है और इसके ज़रिए पूरी दुनिया जो इसको देखती है। नाज़रीन, मुद्दई मुकदमा जो बच्ची का बाप है, उसने भी जो बयान दिया उस पर FIR लॉन्च हो गई और उस FIR में बहुत सी खामियां खूबियां हम उस पर डिस्कस नहीं करते। लेकिन इसमें जो 5 मुल्ज़मान नामज़द थे नाज़रीन, वो थे जी हनीफ, जिसके नाम से करियाना स्टोर है, उसका बेटा एहसान, और बकाया जो 3 मुल्ज़मान हैं उसमें एक अज़हर है, हाफिज़ अज़हर, और दूसरा जो है वो अब्बास है, और तीसरा जो मुल्ज़िम है इसमें वो अरसलान था जो पुलिस मुकाबले में हो गया जी। यानी टोटल 5 मुल्ज़मान, हनीफ, उसका बेटा एहसान, और बकाया जो वैसे मैं अर्ज़ की मैंने अज़हर, अब्बास और अरसलान जो कि पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये जो 4 लोग हैं, बाकी जो बच गए हैं ये पुलिस की हिरासत में है अभी तक और इनसे तफ्तीश की जा रही है। अच्छा, होता कुछ यूँ है, जो ही ये वाक़या होता है, बच्ची की मिलती है तो फिर मुश्तिल हजूम जो है वो हमलावर हो जाता है उस दुकान पे जो हनीफ करियाना शॉप है, और वहाँ फिर उसका सामान लूट लिया जाता है और उसको आग लगाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ आग नहीं लग सकी, वरना बहुत बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि ये जो कारखाना बाज़ार है इसमें सारा प्लास्टिक का सामान बिकता है, और अगर उस दुकान को आग लग जाती, करियाना स्टोर को, जो कि अरेंज किया गया था तेल वेल मंगा के या जिस तरह भी होना था, आपको पता है मुश्तिल हजूम में तो पता नहीं चलता। कहा जाता है कि मॉब जो है उसका कोई सर पैर नहीं होता। अक्सर जुलूस जो निकाले जाते हैं, क्योंकि मैं लीडर भी रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में, तो जब हम जुलूस निकाला करते थे तो वो हमारी कमांड में होता था, लेकिन जब जुलूस निकल जाता था फिर वो किसी के हाथ में नहीं होता, ना ही किसी के कहने पे कोई रुकता है। तो मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे हैं छोटे छोटे और नौजवान, ख़ास तौर पे उनके हाथों में डंडे हैं, और कुछ नौजवान जो हैं वो खिड़की में चढ़े हुए हैं, उनकी जो शॉप है उस पर, और वो तीसरी मंजिल या दूसरी मंजिल जो पे है उससे वो सामान उठा उठा के नीचे फेंक रहे हैं, बादाम फेंक रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें जो कि नीचे खड़े हुए लोग लूट रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। ये जो वुरसा हैं, यानी मुंतहा ज़ोहरा बच्ची, जो उनके वालिद चचा, उन्होंने इन सब के साथ लाताल्लुकी का इज़हार किया है, और पुलिस ने मेरी इतला के मुताबिक इसके FIR भी अलहदा दर्ज की है सारे बलवे की और जो कुछ है, और 5 लोग इसमें अरेस्ट भी हैं और मज़ीद लोग भी इसमें अरेस्ट होंगे, क्योंकि कानून आपको ये नहीं कहता कि अगर कुछ हुआ है ऐसा बच्ची के साथ हुई है तो पुलिस ने बहुत अच्छा एक्ट किया। मेरे ख्याल में वहाँ के जो SHO सफदर थे या उनकी जो टीम थी, और DPO साहब जो हैं शोएब अशरफ साहब, जो सरगोदा के DPO हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस सब मामले को टैकल किया। फिर एंट्री होती है जी CCD की, और आपको पता है CCD का तो फिर एक ही काम है जो कि वो उन्होंने कर दिया, और लोग उससे बहुत खुश थे और हैं इस काम से। बाकी का मुझे नहीं पता खुश हैं या नहीं है। कल DPO साहब ने जो गुज़श्ता दिन है
आज 28 है और मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। 27 तारीख को डीपीओ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो वो बच्ची है मुंतहा ज़हरा, उसके वालिद, उसके चचा मौजूद थे। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जी एक डीपीओ ने बैठ के मुद्दइयों को सुना, और वो ख़ुद बयानी हैं, उसके बाप, उसके चचा के। 5 घंटे उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया डीपीओ साहब ने, एक एक चीज़ के बारे में वीडियो दिखाई। और ये डीपीओ साहब का बयान ज़रा सुनिए, डीपीओ साहब इसमें क्या कह रहे हैं। 5 से लेकर 2:30 बजे तक, सुबह 5:30 से दोपहर 2:30 बजे तक एक एक बंदे को नोट करके आइडेंटिफाई करके कि ये इस टाइम पे दुकान में दाखिल हुआ, इस टाइम पे दुकान से निकला, इस टाइम पे दुकान में दोबारा दाखिल हुआ, इस टाइम पे दुकान से निकला, इस टाइम पे बच्ची गई, जब बच्ची गई तो कौन कौन दुकान में था, जब तक उसके बाद वहां से लेकर जब तक डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई तब कौन कौन दुकान में था, मतलब जो दुकान के वर्कर थे, मालिकान और इवन जो कंप्लेनेंट। फिर जब बीच में बच्ची की दादी, बच्ची की नानी, बच्ची की छोटी बहनें, ये जो बार बार गई हैं, 2-3 दफा गई हैं दुकान में पूछने, और उसी अरसलान से उन्होंने पूछा कि जी बच्ची यहाँ तो नहीं है, उसने प्लेनली रिफ्यूज किया, जबकि उस टाइम पे बच्ची अंदर थी। और ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने खुद वो सीसीटीवी फुटेज 9 घंटे की खुद देखी है। उस दौरान वो बच्ची अंदर थी, ये दादी भी गई, नानी भी गई। फिर मैंने दादी और नानी का इंटरव्यू किया, उनसे हुलिया भी कंफर्म किया। उन्होंने जाके इसी अरसलान से पूछा, उसने कहा जी बच्ची नहीं है। और ये बात उसने, जब इनिशियली अरेस्ट हुआ था तो उस दौरान उसने तफ्तीश में भी इस बात को इकबाल किया कि जी, इकरार किया कि जब उनकी फैमिली आई तो मैंने आगे से कहा कि जी वो बच्ची नहीं है। नाज़रीन, डीपीओ साहब जो शोएब अशरफ हैं, उन्होंने इस बयान में, जैसा आप सुन चुके हैं, कहा कि उन्होंने 9 घंटे ये ख़ुद वीडियो देखी। और ये वीडियो जो 5:30 बजे सुबह जब शॉप खुलती है और 2:30 बजे तक, जब तक लाश नहीं मिली, उस वक्त तक एक एक बंदे को उन्होंने ख़ुद देखा कि कौन शॉप में जा रहा है, कौन शॉप से बाहर आ रहा है। और जब मैं भी आपको ये पूरा समझाऊंगा टाइम के साथ कि कितने बजे ये बच्ची जाती है और कितने बजे ये जो वहाँ लोग आते हैं, जाते हैं, कौन जाता है, कौन शॉप से वापस आता है, अरसलान कितनी दफ़ा बाहर गया, अरसलान कितनी दफ़ा अंदर आया, इसी तरह अज़हर कितनी दफ़ा गया, अब्बास कितनी दफ़ा गया, क्या वहाँ एहसान और हनीफ मौजूद थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्रोग्राम इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारी आपको तफ्तीश की बातें बताऊँगा कि जो पुलिस कर सकती है, क्योंकि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर रहा हूं तो मैं इसको बेहतर समझ सकता हूं। अच्छा, डीपीओ साहब ने अपने वो जो उनकी प्रेस टॉक थी उसमें ये भी कहा कि बच्ची की दादी और नानी ये भी दोनों जाते हैं और जाके अरसलान से पूछते हैं, तो अरसलान जो है बड़ा वो मुस्कुरा के जवाब देता है कि जी नहीं, वो बच्ची नहीं आई। और शायद अब्बास से भी उन्होंने पूछा होगा, अब्बास वहाँ मौजूद था, क्योंकि ये 3 लोग जो हैं वहाँ मौजूद हैं। अरसलान वहाँ मौजूद है, अब्बास मौजूद है जो काउंटर पे बैठा हुआ है, और अज़हर, हाफिज़ अज़हर, ये 3 लोग हैं। बाकी जो 2 हैं उनकी मौजूदगी कहीं भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं नज़र आ रही। और मुद्दई भी इस बात पे उन्होंने कहा है, ऑफ द रिकॉर्ड है, कि जी वो इस बात पे मुतमिन है कि वो मौके पे मौजूद नहीं है जी। अच्छा, अभी मैं आपको सुनाता हूँ उनके जो चचा का बयान है, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। डीपीओ साहब ने हमें 4 से 5 घंटे पूरी ब्रीफिंग दी है। हमने कैमरा में खुद देखा है, जो चीज़ गलत थी वो गलत थी। कुछ सवाल हमने भी वीडियो देख के किए थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, पुलिस वाले काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिल जाएगा। नाज़रीन, आपने बच्ची के जो चचा हैं उनका बयान भी सुना, और उन्होंने कहा जी कि हमें पुलिस पे पूरी जो है जो तफ्तीश हो रही है इस वक्त तक की, उस पर हमारा पूरा एतमाद है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि बच्ची के वालिद हैं वो भी यही बयान दोहरा रहे हैं जो कि उनके चचा का है। ये बयान सुनिए ज़रा। पुलिस वाले हमारे साथ खड़े तामन कर रहे हैं, हम इस पर मुतमिन हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि बच्ची के वालिद और चचा दोनों ने यही कहा कि हमें मुतमिन किया है डीपीओ साहब ने, और हमें इत्माद है इन पे जी। अच्छा, जो अवाम का रद्द-ए-अमल था उस पर भी उन्होंने कहा जी कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो इश्तियाल वहाँ हुआ, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि 7, 8, 9 मुहर्रम थी जब ये सारा इंसिडेंट होता है, और वही लोग जो वहाँ इकट्ठे होते हैं, एक वो तो चल रहा है, मुहर्रम का प्रोग्राम भी चल रहा होता है, और बहुत से जो नौजवान हैं वो इकट्ठे भी हो जाते हैं, और फिर उन्हें तो एक चाहिए जी, थ्रिल चाहिए कि किस तरह हम जाएं, शॉप को आग लगाएं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है।
और इस तरह के जो वाक़यात किए जाते हैं, दुकानों को आग लगाना या कानून को अपने हाथ में लेना, फिर वो इसकी सज़ा भी भुगतते हैं, जैसा कि ये जो FIR उनके ख़िलाफ़ हुई है उसमें ये सज़ा भुगतेंगे जी। नाज़रीन, मैं अभी आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ कि जी उस दिन हुआ क्या था। पहले मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि उस दिन क्या हुआ, बच्ची कितने बजे गई, अरसलान कितने बजे बाहर निकला, अज़हर कितने बजे बाहर निकला, पुलिस कितने बजे आई, ये सारी मैं आपको तफसील अभी समझाता हूँ। जब आप ये समझेंगे, इसको सुनेंगे, तो बाद में फिर आपको मैं स्टोरी भी बताऊँगा कि पुलिस कैसे पहुँची, SHO कैसे पहुँचा और फिर बच्ची की कैसे रिकवर हुई जी। अच्छा, 11:04 पे जो बच्ची है, नाज़रीन आप ज़रा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, 11:04 पे बच्ची की एंट्री है। ये CCTV फुटेज जो है, ये लाल खान एक हैं, एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान है उनकी, पठान है, उन्होंने कैम लगाया हुआ है और उससे मिल गई। अगर ना मिलती तो फिर शायद ये बच्ची ट्रेस ना होती और इसकी भी शायद ना मिलती, जो कि अरसलान का प्लान था जी। 11:04 पे बच्ची अंदर दाखिल होती है। 11:10 पे अज़हर जो है, हाफिज़ अज़हर, वो शॉप से जा रहा है, उसकी रवानगी है, वो वहाँ से जा रहा है। और जब अज़हर वहाँ मौजूद होता है जब बच्ची आती है, अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं जी अज़हर भी मशकूक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कितनी हद तक वो मशकूक है। अज़हर जो है वो 11:10 पे चला जाता है। जब अज़हर वापस आता है 11:37 पे, यानी 11:10 पे अज़हर जाता है, 11:37 पे अज़हर वापस आता है, तो अज़हर अपने बयान में ये बताता है, जो मुझे पता चला है जहाँ तक, वो ये कहता है जी बच्ची उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। अच्छा नाज़रीन, फिर आप देखें कि तकरीबन इसके बाद 12 पे उसकी दादी और वो जाती हैं और फिर 15 पे जो कॉल आती है वो 12:43 पे 12:43 पे 15 पे कॉल आती है। अच्छा नाज़रीन, जैसे ही 15 की कॉल होती है तो साथ ही पुलिस की वैगन फिर रही होती है जो उनकी है डाला है, तो वो स्क्वाड फौरी तौर पे पहुंचता है, यानी 1:05 पे ये पहुंच जाता है, तो 15-20 मिनट में ये पहुंच जाता है और फिर ये ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनके जो वर्षा हैं वो भी साथ जाते हैं, पुलिस के जो ASI सब इंस्पेक्टर साहब जो भी थे, पुलिस साथ थी, तो वो भी ढूंढते रहते हैं, लेकिन लड़की उन्हें कहीं नहीं मिलती। और फिर जो है ये जो अज़हर है ये 1:30 पे फिर बाहर चला जाता है, जो मैं आपको CCTV फुटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैंने देखी है। 1:30 पे अज़हर आउट हो जाते हैं, फिर 1:41 पे अज़हर वापस आता है। इस दौरान ये सारा जो है उनके बच्ची के वर्षा, मुंतहा ज़हरा के वर्षा जो हैं, वो फिर पुलिस वाले 15 वाले, तो ये सारा कुछ तलाश करते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो फिर जो ड्राइवर है गाड़ी का वो कॉल करता है उनको, SHO साहब को, तकरीबन 2 पे ये इनको कॉल करता है या 2 बजे कॉल करता है। अच्छा, इससे पहले 2:11 पे जो दुकान से अरसलान जो है वो खाना खाने भी जाता है और अज़हर का खाना लेने चला जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि उस CCTV फुटेज के मुताबिक, जो कि लाल खान पठान है उसकी दुकान से मिली है, उसकी वो उसमें कौन दुकान में आता है और कौन जाता है ग्राहकों के अलावा, क्योंकि वो 5 लोग जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये बच्ची जो है ये दाखिल होती है 11:04 पे, घर से ये निकलती है, ज़ाहिर है 11 बजे निकली होगी, और साथ ही मेरे ख्याल हार्डली कोई 50 गज का फासला भी नहीं है इसकी बच्ची के घर से। छोटा सा घर है, इंतहाई गरीब लोग हैं, सराय टाइप उनका घर है। ये बच्ची 11:04 पे शॉप के अंदर जा रही है, फिर 11:10 पे अज़हर जो है ये दुकान से बाहर निकल रहा है। 11:37 पे ये अज़हर वापस आता है। इस दौरान और लोग भी शायद आते रहे होंगे शॉप में, लेकिन ये जो 11:37 पे अज़हर वापस आता है तो वो कहता है जी उस वक्त बच्ची मौजूद नहीं थी। नाज़रीन, 12:43 पे 15 पे कॉल होती है, और इससे पहले 12:43 से पहले बच्ची की दादी और नानी
ये वहाँ 2 चक्कर लगाते हैं, ये अरसलान से भी मिलते हैं और कहा यह जाता है कि अरसलान बड़े रूड तरीके से उनसे बात करता है और कहता है जी बच्ची यहाँ नहीं आई। और ये फिर देखें कि 1:05 पे 12:43 पे 15 की कॉल होती है और 1:05 पे वो जो 15 की पुलिस आती है वो वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा नाज़रीन, अब ये जो बच्ची के वालिद, चचा और पुलिस के वो जो हैं 15 पे जो आए थे, ये पूरा सर्च करते हैं वहाँ, उनसे भी पूछते हैं, वो कहते हैं जी बच्ची नहीं आई। अरसलान जो कहता है वो कहते हैं जी बच्ची नहीं आई। फिर ये ऊपर जाते हैं कि शायद बच्ची ऊपर हो, जो फर्स्ट फ्लोर है उसका दुकान का, उस पर जाके देखते हैं, कुछ नहीं मिलता। सेकंड फ्लोर जो है उस पर भी जाके देखते हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन लोगों के जहन में ये है कि ये बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत बड़ी दुकान है जिसकी पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है और पता नहीं उसमें क्या क्या होगा। तो नाजरीन, मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, ये पौने मरले की, यानी 1 मरले से भी कम की ये दुकान है, छोटी सी दुकान है। अब खुद अंदाज़ा लगा लें, 272 स्क्वायर फुट का एक मरला होता है और उससे भी आप निकाल लें कुछ मरले फुट निकाल लें तो फिर कितनी बच जाएगी। और 11 फुट पे इसकी छत डली हुई है, जैसे आमतौर पे घरों में और दुकानों में छतें डाली जाती हैं और उसमें आप वो बना दी जाती हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के, वहाँ को सामान रखा जा सके, क्योंकि ये करियाने की दुकान है। 12 से 15 सीढ़ियाँ होंगी बमुश्किल जो ऊपर चढ़ने के लिए होंगे, और ऊपर जो दूसरी मंजिल है या दूसरी वो है उसका फ्लोर है, उस पर भी 12 से 15 सीढ़ियाँ होंगी। अब इन्होंने क्या बनाया हुआ है दुकान में, यानी नीचे वो शॉप है जिसमें किराने का सामान जो बेचने के लिए रखा हुआ है, जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर वाशरूम है छोटा सा बना हुआ जिसमें टाइल वाइल लगी हुई है, और उसके बाद जो सेकंड फ्लोर है उस पर भी इसी तरह जो सामान है, कार्ड कपाड़ है या वो जो सामान है किराने का बोरियों में, वो रखा हुआ है। साथ आगे एक छोटी सी ममटी भी बनी हुई है, जैसे बालकोनी नहीं होती, वो ममटी सी बनी हुई है जिसमें बच्ची की पड़ी थी। अब ये क्या करते हैं, ये उस मंजिल पे भी देखते हैं सामान पड़ा होता है, डब्बे पड़े हुए हैं, बोरियां पड़ी हुई हैं, पहली मंजिल पे भी दूसरी में भी, वाशरूम भी देखते हैं, वाशरूम में कुछ नहीं है। तो ये फिर आके वो जो साहब हैं पुलिस वाले, ये फिर कॉल करते हैं अपने SHO को, सफदर को। सफदर, जब मैं कोर्ट मोमिन था तो ये 15 पे इंचार्ज होते थे और बड़ा ज़हीन बच्चा है, ये बड़ा काबिल है, मुझे इससे पहले नहीं पता था कि ये सफदर वहाँ लगा हुआ है। अच्छा, 1:30 पे अज़हर जो है ये फिर दुकान से निकलते हैं, CCTV फुटेज के मुताबिक जो है 1:30 पे निकलते हैं, ये 1:41 पे वापस आ जाता है। अरसलान वहाँ मौजूद है, अरसलान बिल्कुल वहाँ मौजूद है, और जब ये सब तलाशी हो रही है, अरसलान साथ फिर रहा है, सबको देख रहा है, अब्बास भी वहाँ मौजूद है। अज़हर थोड़ी देर के लिए जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर जाता है, और फिर ये 1:41 पे वापस आता है। अच्छा, तकरीबन 2 बजे जो CCTV फुटेज देखी जाती है, वो जो 15 वाले हैं उसमें देखते हैं कि जी बच्ची तो दुकान के अंदर जा रही है 11:04 पे, तो बच्ची किधर गई, फिर बाहर ही निकल रही। तो फिर उन्हें शक होता है, वो जो 15 वाले हैं और जो उनके चचा और उनके वालिद हैं, तो फिर वो जो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर, वो कॉल करता है SHO के कि सर यहाँ फौरी तौर पे पहुँचे, यहाँ कुछ गड़बड़ है। SHO जो हैं वो 2:16 पे, ये CCTV फुटेज की मैं बात कर रहा हूँ, 2:16 पे SHO वहाँ पहुँच जाते हैं। अब SHO साहब जब आते हैं और उन्हें ये दिखाई जाती है, CCTV फुटेज दिखाई जाती है, वो जो कैम है लाल खान की शॉप वाला, कि जी ये देखें, ये बच्ची 11:04 पे अंदर जा रही है, तो बच्ची वापस नहीं आ रही, तो उसका मतलब है बच्ची अंदर है, पीछे भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है, दुकान बंद है, पौने मरले की दुकान है, तो बच्ची कहाँ गई जी। ये जहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नाज़रीन, इसके साथ उन्होंने छोटी सी वो बाउंड्री भी बनाई हुई है, जैसे वो पर्दा सा बना होता है, छोटी सी दुकान है कि वहाँ से वो सीढ़ियाँ नज़र ना आए, कुछ इस टाइप की जगह भी बनी हुई है। अब SHO जो हैं ये उस शॉप के अंदर चले जाते हैं और फिर ये पूछते हैं वहाँ से कि कौन है, किधर है, क्या है, कौन कौन यहाँ बैठता है, सुबह कौन था, ये पूरी तफ्तीश करते हैं जी। अच्छा नाजरीन, SHO साहब ऊपर जाते हैं, बच्ची के वालिद और चचा साथ हैं,
एसएचओ साहब जब ऊपर जाते हैं, देखते हैं कुछ नहीं मिलता, जो पहली मंजिल है उसकी ना, फर्स्ट फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हें एक छोटा सा निशान मिलता है। वो जो मोबाइल फ़ोन की रोशनी में देखते हैं तो वो वहाँ, और वो जैसे खुश्क होता है धुला हुआ, उस इतना इस टाइप का निशान है। उन्हें शक गुजरता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो वॉशरूम है वो उसमें चले जाते हैं, अकेले वॉशरूम के अंदर जाते हैं और जाके देखते हैं वॉशरूम बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी कोई खून का धब्बा नहीं है। वॉशरूम का जो दरवाज़ा है ना, जो गेट छोटा दरवाज़ा होता है, उसके बाहर पानी कुछ ज़्यादा था और उसमें लग रहा था जैसे कुछ कलर, जैसे खून का कलर होता है हल्का सा। तो उन्हें भी इस बात पे शक हुआ। अब जाके वॉशरूम में एसएचओ साहब और उनके साथ जो पुलिस अफसरान थे जी, जो साथ थे उनके, उन्होंने देखा और उसके बाद नाज़रीन उन्होंने वो जो जहाँ से पानी नीचे जाता है, एक पानी के निकास का जो पाइप जहाँ लगा होता है, और उसके ऊपर एक, आप वॉशरूम्स में आप देखें कि चौरस एक वो लगी होती है जिसमें जाली होती है और उसके नीचे जो है पाइप होता है बड़ा। अब वो जो ऊपर जाली लगी हुई है उसको हटाते हैं। अब जो ही जाली हटाते हैं नाज़रीन, तो नीचे वो देखते हैं कि हुई है और छुरी के साथ 50 रुपए का नोट पड़ा हुआ है। अब वो जो छुरी थी वो वही छुरी थी जिसके साथ उसने उस बच्ची को करने की कोशिश की, और 50 रुपए का नोट। ऐसे जो साहब खामोश हो जाते हैं, और वो जो उनके वालिद और चचा इनको नीचे भेज देते हैं। उनके वालिद और चचा नीचे चले जाते हैं। अब एसएचओ साहब को यकीन हो जाता है हर तरीके से कि बच्ची के साथ कुछ हुआ है, ये सारी चीज़ें, और फिर वो नीचे आ जाते हैं और फिर पूछते हैं कि कौन कौन कहाँ था। अब उन्हें ये पता, अज़हर भी वहाँ मौजूद होता है, अब्बास भी मौजूद होता है, एहसान और हनीफ जो हैं वो शॉप पे नहीं होते, वो घर पे होते हैं, वो बाद में आते हैं, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी होती है वो 2:30 बजे से शुरू होती है, दोनों की, हनीफ की और एहसान की। एहसान सुबह भी आता है, फिर ये चला जाता है। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि अरसलान जो है वो खाना खाने गया हुआ है, खाना लेने गया हुआ है असर का। एसएचओ साहब उनको कहते हैं जी अरसलान को बुलाएं, और वो ये नहीं कहते कि जी पुलिस एसएचओ बुला रहे हैं, वो ये कहते हैं जब आप उसे ये कहें कि मुझे भूख लग रही है, मेरी शुगर बढ़ गई है, तो आप फौरी तौर पे पहुँचे। अब नाजरीन, अरसलान इतना कॉन्फिडेंट है, आप देखें कि जब वो फौरी तौर पे आ जाता है। और पहले से मैं आपको बता दूं, जब अज़हर आता है तो सीसीटीवी फुटेज में जब 11:37 पे अज़हर आता है, तो वो कुछ सामान उठाने बाहर जाता है उसके साथ। वो ऊपर बार बार जो दूसरी मंजिल है उसकी तरफ देखता है, ममटी की तरफ देखता है, जो बाहर टेरेस बना हुआ है जिसमें रखी होती है। ये सीसीटीवी फुटेज की मैं बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, अरसलान को लेके एसएचओ साहब ऊपर चले जाते हैं पहली मंजिल पे, और वहाँ जाके वो का जो छोटा निशान है पहले, उसे कहते हैं कि ये इसका है। तो वो जो अरसलान है वो कहता है जी ये मेरा, मुझे चोट लगी थी जी, ये देखें ये मेरी चोट। जब एसएचओ साहब देखते हैं कि वो चोट तो 2 या 3 दिन पुरानी है, कोई कट का निशान है, वो 2 या 3 दिन पुराना है, तो ये तो ताज़ा है। तो उसके बाद जनाब, जो पुलिस का तरीका होता है, एसएचओ साहब, लोग बताते हैं वहाँ कि एसएचओ साहब ने फिर उसको दूसरा सवाल जो किया कि जी बच्ची की किधर है। अब यहाँ घबरा जाता है अरसलान, और वो कहता है जी नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं जी बच्ची की लाश किधर है। फिर अरसलान की जो खातिर तवाज़ा होती है जी वहाँ, और उसके बाद अरसलान ले जाता है पुलिस को, एसएचओ साहब को ताला खोला जाता है, क्योंकि उसकी चाबी जो है वो अरसलान के पास होती है। दूसरी मंजिल जो दूसरी मंजिल है उसकी चाबी भी अरसलान के पास होती है, उसने ताला लगाया होता है। और ताला खोल के फिर अरसलान जब अंदर जाता है तो फिर ममटी जो बाहर वाली है उस कमरे में कुछ नहीं होता। जो 200 स्क्वायर फुट का कमरा है या 225 स्क्वायर फुट का कमरा है जो पौने मरले का है, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें वही सामान पड़ा हुआ है जो बाहर ममटी बनी हुई है, उसमें फिर ये देखें कि बच्ची पड़ी हुई है और वो बच्ची मौजूद है, और कपड़े में उसके भीगे हुए हैं क्योंकि उसने पूरी तरह धोया था। जब धोया था तो बच्ची की लाश भी, बच्ची भी, उसमें कपड़े भी उसके वेट हो गए थे, गिले हो गए थे। इस तरह नाजरीन ये फिर ट्रेस होता है। ट्रेस होने के बाद
जब उससे तफ्तीश की जाती है, इस दौरान फिर ज़ाहिर है डीपीओ साहब को भी पता चल गया, वो भी गए होंगे, एसपी इन्वेस्टिगेशन है वो भी गए होंगे, सीसीडी को ये केस क्योंकि रेफ़र होना था वो भी हो गया। चारों लोग उसमें गिरफ़्तार हो गए जी, पांचों। अज़हर भी गिरफ़्तार हो गया, हनीफ भी, एहसान भी और अब्बास भी। और अरसलान जो है, इसको जब इसे इंटेरोगेशन की गई तो उसने फिर कहा, अब उसकी माँ तो कह रही है कि जी मेरा बच्चा बेगुनाह है। हर बंदे की माँ जिसका बच्चा है वो यही कहती है कि मेरा बच्चा बेगुनाह है, चाहे उसका बेटा डाकू है, चोर है, लुटेरा है, वो माँ का दिल है। मैं सुन रहा था एक उस माँ की बात कि जी मेरे बच्चे का क्या कसूर था, वो बेगुनाह था, ये पैसे वाले हैं, बच गए। नाज़रीन, मैं बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आपको यकीन दिलाता हूँ, अब आप यकीन करें ना करें, ऐसे हालात में कोई भी पुलिस वाला रिस्क नहीं लेता। चाहे उसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहे, चाहे आईजी कहे, कोई कहे, फ्लैटली रिफ्यूज़ किया जाता है। मैं कई दफ़ा ऐसा कर चुका हूँ कि प्रेशर होता है, हम कहते हैं सर हमने नहीं करना। एक तो ये कि हमें अपनी नौकरी भी प्यारी है, और दूसरी सबसे ज़्यादा कि हमने मरना भी तो है ना, अल्लाह को जान भी तो देनी है। क्या ऐसा हो सकता है कि करने वाला 75 साला हनीफ, करने वाला उसका बेटा एहसान, अब्बास, ये सारे करने वाले हों और इनको माफ़ कर दिया जाए? ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये सारी तफ्तीश की बातें हैं जो आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और नाज़रीन, जैसा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि तकरीबन 2:45 बजे तक, 2:45-50 तक जो है बॉडी रिकवर हो जाती है। फिर डीपीओ भी आते हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन भी आए होंगे, जैसा कि होता है, एक तरीक़ाकार है। और फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे होना शुरू हो गए, मुश्तिल हुए, दुकान पे हमला करने की कोशिश की गई, उस वक्त पुलिस ने रोक दिया, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ, दुकान लूट ली गई, उसका मुकदमा दर्ज हुआ, वो अलग बात है। अब हम आते हैं इंटेरोगेशन की तरफ कि अरसलान के इंटेरोगेशन में अरसलान ने क्या कहा मरने से पहले, जो उसकी इंटेरोगेशन की गई। अज़हर की इंटेरोगेशन में आपको बता चुका हूँ कि उसने बताया मैं इतने बजे गया, इतने बजे आया। अब नाज़रीन, अज़हर की मौजूदगी मशकूक होती है अगर, और इसको पुलिस को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अज़हर जो है वो 11:04 पे दुकान में मौजूद है, 11:10 पे जाता है, उसके बाद 11:37 पे वो वापस आता है, फिर 1:30 बजे जाता है, और फिर इसी तरह 1:41 पे फिर वापस आ जाता है। 10-11 मिनट बाद अपने काम वाम कर रहा है, जैसा कि होता है। जो अरसलान कहता है वो यही कहता है कि जी बच्ची आई, और पहले भी आती थी बच्ची, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ कि एकदम शैतान मेरी दिमाग में छा गया, और बच्ची आई तो मैंने उसे पहले नीचे चीज़ें दिखाई। उस वक्त अज़हर मौजूद था, और जैसे अज़हर जाता है शॉप से तो मैं उस बच्ची को लेके ऊपर चला गया कि ऊपरी जो मंजिल है उसमें भी बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बच्चे के हाथ में नाज़रीन 50 रुपये का नोट, जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि उस जहाँ से रिकवरी वहाँ 50 से रिकवर होती है, वहाँ से 50 रुपये का नोट भी रिकवर होता है। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये 50 रुपये का नोट पड़ा हुआ है साथ। बच्ची ऊपर जाती है और वो अटेम्प्ट करता है कि बच्ची के साथ, बच्ची को पहले समझ नहीं आती, फिर वो चीखती है, और जब बच्ची चीखती है तो वो जालिम उसका सर पकड़ के दीवार के साथ पटकता है और बच्ची बेहोश हो जाती है। अब इसे समझ नहीं आती कि ये करे क्या, शैतान ज़हन से उतर गया, बच्ची बेहोश हो गई, इसने जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो फिर ये जो है नीचे आता है। इसी दौरान आपको मैंने पहले भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है जब 11:37 पे अज़हर वापस आता है तो ये बार बार ममटी की तरफ देखता है। पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था नाज़रीन, उस वक्त तक बच्ची ज़िंदा थी। पिछले व्लॉग में मुझे क्योंकि कंप्लीट स्टोरी नहीं आई थी और मैंने कहा कि जी ये गया और उसी दौरान इसने सब कुछ कर दिया जो टाइम था। अब क्योंकि एक एक लम्हे की मेरे पास रिपोर्ट आई है तो इसलिए मैं आप दोस्तों को सारा बता रहा हूँ। नाज़रीन, बच्ची ज़िंदा थी क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टर ने लिखा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होता है बिटवीन इंजरी एंड डेथ। ये खाना होता है कि या लिखता है डॉक्टर के जी जहाँ जब ज़ख्मी होता है बंदा, उसके ज़ख्मी होने और मौत में कितना है, उसका डिफरेंस कितना है, कितना वक्त लगा जी। तो डॉक्टर साहब इसमें या डॉक्टर साहबा, क्योंकि बच्ची है, इसका लेडी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया होगा,
तो वो कहती हैं कि बिटवीन इंजरी एंड डेथ 1 घंटा। अगर हम अब ये समझ लें कि बच्ची 11:04 पे वापस आती है, 11:10 पे अजहर चला जाता है और 11 बज के कुछ मिनट पे ये अटैम्प्ट करता है। अब इसके पास टाइम है नाजरीन, देखें 10 मिनट पे, उसके बाद 20, 30, 27 मिनट इसके पास हैं, तकरीबन 25 मिनट होंगे। 25 मिनट में बच्ची जिंदा है। आप देखें, इसने उसका सर दीवार में मारा और उस पर अटैम्प्ट की। अब की कोशिश जो हुई उसमें भी आया हुआ है, रिजल्ट है, लेकिन डॉक्टर ने भी क्लियर नहीं किया कि क्या हुआ या नहीं हुआ। स्वैब्स भी लिए गए होंगे वहाँ कि क्या वहाँ जो इसने बेगैरती की वहाँ उसका सबूत मौजूद है। स्वैब्स लिए जाते हैं कि जो गिरता है वो वहाँ मौजूद था नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर जो DNA और आफ्टर जो रिज़ल्ट आएगा फोरेंसिक साइंस का उस पर होगा जी। अब नाज़रीन, बाद में जब ये जाता है 1:30 पे और 1:41 पे, आप देखें 11:37 के बाद अजहर वहाँ मौजूद है, फिर ये वहाँ से उठाता है और उठा के ये ऊपर जाता है कोई बहाना करके या वॉशरूम का बहाना करके, फिर ये वहाँ जाके उस बच्ची का गला काटता है। अब नाज़रीन, आप ये देख लें कि जो पहली इंजरी तो उसके सर पे चोट है, वो बेहोश हो गई, और उसके बाद जो दूसरी इंजरी है जो इससे उसने गला काटा उसका और उसने इशारा की कोशिश की, उसके बाद निकलता रहा और 1 घंटे के बाद उसकी फिर होती है। फिर ये वहाँ से उसको उठाता है, वॉशरूम धोता है और बॉडी ऊपर ले जाता है दूसरी मंजिल पे, और वहाँ जाके ये फिर उसको डंप कर देता है एक साइड पे, ऊपर ये प्लास्टिक का कपड़ा डाल देता है, फिर नीचे आ जाता है। तो नाज़रीन, ये स्टोरी बाद में मैं पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ। बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, तफ्तीश की जाती जी पुलिस में। मैं ये समझ सकता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि बग़ैर गुनाहगारी के, बग़ैर उसके बताए के, इकबाल के, उसका पुलिस मुकाबला या जो भी हुआ वो हो और करें। इसी तरह जो लोग ये कह रहे हैं, मैंने 1-2 व्लॉगर देखे जो कह रहे हैं जनाब वहाँ 5 लोग थे, 5 ने करने की कोशिश की और 1 को ठिकाने लगा दिया गया, बाकी 4 बकाए हैं। उसमें ये तो देखें ना, उन्होंने ना CCTV फुटेज देखी, ना उन्हें तफ्तीश आती है, माइक हाथ में पकड़े होते हैं। एक तो अच्छे खासे वकील हैं हमारे जो बात कर रहे थे, मैं उन पर डिस्कस नहीं करता। नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूँगा कि बच्चियाँ या बच्चे मोहल्लों में ख़ास तौर पे ये जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं इनसे बचें। वहाँ बैठे हुए लोग सारे सबकी मैं बात नहीं करता, लेकिन बहुत सी वीडियोस भी वायरल हैं। एक मौलाना साहब हैं जो बच्ची को अब्यूज़ कर रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हैं, टॉफ़ियाँ दे के, बिस्किट दे के, बोतल पिला के घेरते हैं और बच्चियों को फिर, या बच्चों को जो छोटे हैं उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं या ख़ुद न के दिखाते हैं। इस तरह की बेगैरतियाँ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं देख रहा था, हमारे दोस्त हैं कमर जतोई, उन्होंने ख़बर लगाई हुई थी कि खान बेला में 3 साल के एक बच्चे के साथ करके उसको मार दिया गया और फसल कमाद में फेंका गया। सरगोदा में इसी तरह 1-2 बंदू ने एक बच्चे के साथ की और फिर जब उसने शोर किया, उसने कहा जी मैं जाता हूँ, तो उसको ज़िंदा दफन करने की कोशिश की। खबर वो भी चल रही है। इसी तरह पेशावर में एक 15 साल लड़की के साथ, फिर एक और मैं देख रहा था 3 साल बच्ची के साथ। नाज़रीन, किस पे एतमाद किया जाए? आप ये देखें कि अपने घर में रहने वाले मुलाजमीन, उनसे बचा जाए। अपने घर में रहने वाले आपके करीबी रिश्तेदार, चाहे वो जिस उम्र के हैं, आप उन पे भी अब तो एतमाद नहीं कर सकते। मामू, चचा, बाकी रिश्ते, और मैं तो बहुत से ऐसे वाक़यात देख चुका हूँ जिसमें आप यकीन करें कि छोटे बच्चों के साथ जो 10 साल के हैं, 9 साल के हैं, उनके साथ होती है और वो बोल भी नहीं सकते, वो बोलते भी नहीं हैं जी। नाज़रीन, पिछले दिनों एक वीडियो देखने को मिली जिसमें एक खातून हैं जो स्कूल टीचर हैं, वो बता रही हैं बच्चों को कि उनके प्राइवेट पार्ट कौन से हैं, और वो बाकायदा बताती हैं बच्चियों को कि ये
आपके प्राइवेट पार्ट हैं, नीचे हाथ लगाती हैं, बैक पे हाथ लगाती हैं कि ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। अगर इनको कोई छूने की कोशिश करता है तो आप अपने बाप को बताएं, आप अपनी माँ को बताएं, आप अपने टीचर को बताएं। इसी तरह मैं एक और प्रोग्राम देख रहा था जिसमें अगर बच्चे डरते हैं, जिससे मदरसे जाने से बच्चे डर रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे होते हैं, तो क्या कभी ने सोचा है, आपने सोचा है कि ये बच्चा वहाँ क्यों नहीं जाता? हमने फिर उसे मारना है, जूते मारने हैं और उसे स्कूल भी भेज देना है, या उसे हमने मदरसे भी भेज देना है? क्या वहाँ चाइल्ड अब्यूज़ नहीं हो सकता? क्या उससे बड़ी उम्र के बच्चे जो हैं वो स्कूल के जो वाशरूम्स हैं उसमें ऐसी हरकतें नहीं करते? ये सारा कुछ है, लेकिन बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे खुद निगाह रखें, बच्चों को मत भेजें शॉप्स पे, खेला मत भेजें। उनके जो रिश्ते हैं, अगर आप एक ही घर में रहते हैं, कोई ऐसा रिश्ता है तो बच्चा उनके कमरे में घुसा रहता है, या उसकी ख्वाहिश है कि वो उस बच्चे को अपने साथ अटैच करे, तो बराए मेहरबानी इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। हमें अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी है। अगर हम ये समझते हैं कि हर तफ्तीश में या हर जाति में CCD आएगी, बंदे को मार देगी, बदला हो जाएगा, या पुलिस उसे पकड़ लेगी, बेतहाशा ऐसे जराइम हैं। आपको ज़ैनब अलर्ट केस भी याद है, कसूर की ज़ैनब आपको याद होगी। बेतहाशा केसेस ऐसे हैं जिसमें ये सब कुछ होता रहा है, हो रहा है। तो मेहरबानी करें, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया।